Today we will talk about the poem of William Wordsworth, which is named as The Daffodils. विलियम वर्ड्सवर्थ की ये एक बहुत ही शाहकार पोएम है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसके वर्क से इसको बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी भी मिली और वो बहुत फेमस हुआ इसकी वजह से। हम इस पोएम की समरी के बारे में आज बात करेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ कंसिडर्ड द पोइट ऑफ नेचर। जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उनको कुदरत का पोइट माना जाता है। उनको ऐसा कवि माना जाता है जो कुदरत के ऊपर शायरी करते हैं, जो भी नेचुरल थिंग्स हैं उनके ऊपर वो पोइट्री करते हैं। ही वॉज़ वन ऑफ द रोमांटिक पोइट्स। उनको रोमांटिक पोइट्स में से भी एक माना जाता है। मोस्ट ऑफ हिज पोइट्री इज़ अबाउट द ह्यूमन रिलेशनशिप विद नेचर। उनकी ज़्यादातर पोइट्री जो है वो इस बारे में है कि जो ह्यूमन का रिलेशनशिप कुदरत के साथ क्या है, जो ह्यूमंस का रिलेशनशिप है कुदरत के साथ, उसको वो शो करते हैं अपनी पोइट्री में। वर्ड्सवर्थ सा द डैफोडिल्स वाइल रोमिंग द कंट्री साइड। जब वो अपने शहर के एक एरिए में घूम रहे थे, जो है विज़िट कर रहे थे, तो उन्होंने डैफोडिल्स जो फूल होते हैं उनको उन्होंने देखा। He was inspired by the daffodils and wrote a poem on them. वो उन डैफोडिल्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए और उन्होंने एक पोएम ही लिख डाली। Because he loved nature. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी कुदरत से, नेचुरल थिंग्स से प्यार करते थे और उन्होंने जब ये इतना अच्छा मंजर डैफोडिल्स का देखा, उनके लहकने का, महकने का, तो उन्होंने एक पोएम ही उस टॉपिक के ऊपर लिख डाली, उस सीन के ऊपर कि उन्होंने जो डैफोडिल्स को देखा वो किस तरीके से उनको दिखे, कैसी उनको ब्यूटी लगी, इस चीज़ के ऊपर उन्होंने ये पोएम लिख डाली। ही फेल्ट नेचर लाइक अ लिविंग थिंग। वो ना कुदरत को महसूस करते थे कि एक ज़िंदा चीज़ है। इन दिस पोएम द पोइट इलेबोरेट्स द रियल ब्यूटी ऑफ नेचर। इस पोएम में कवि ने जो असली खूबसूरती है नेचर की उसको जाहिर किया है। He presented him as cloud that wanders alone. उन्होंने ख़ुद को पेश किया है एक बादल की तरह कि जो इधर उधर बगैर किसी मकसद के घूमता रहता है अकेले। He shares his experience of enjoyment when he saw a field of daffodils beside the bank of a lake. उन्होंने अपनी जो है खुशी का इजहार किया कि जब वो डैफोडिल्स का एक खेत जो है, फील्ड जो है, वो देखते हैं एक नदी के किनारे पर। When he was wandering in the countryside, जब वो इधर उधर घूम रहे होते हैं कंट्री साइड पर। Here the poet used a figure of speech. उन्होंने यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल की है अपनी इस पोइम में, जिसे सिमिली कहा जाता है। और आप जानते हैं सिमिली किसे कहते हैं, जिसमें किसी चीज़ से कंपैरिजन किया जाता है, एज और इस तरीके के लाइक जो वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। When he says that I wandered lonely as a cloud. उन्होंने खुद को जो है ना कंपैरिजन किया एक बादल के साथ, कि उन्होंने कहा कि मैं अकेला इस तरह घूम रहा था कि जिस तरह कोई बादल जो है वो अकेले इधर उधर घूम रहा होता है। He compared himself with the cloud that roams here and there. उन्होंने ख़ुद को कंपेयर किया एक बादल के साथ जो इधर उधर घूम रहा होता है। The flower were in full bloom and were moving. हाँ, ये कह रहे हैं कि जो फ्लावर हैं वो पूरी तरीके से खिले हुए थे और वो जो है इधर उधर घूम रहे थे, हिल रहे थे, हरकत कर रहे थे। और किस वजह से? कि जो हवा थी वो चल रही थी, उस हवा के चलने की वजह से फूल जो है वो हिलजुल रहे थे, वो हरकत में थे। इन दिस पोएम वर्ड्सवर्थ यूज्ड एनदर टर्म। उन्होंने एक और फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया जिसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। इन विच नॉन लिविंग थिंग्स आर एट्रीब्यूटेड एज लिविंग थिंग, जिसमें नॉन लिविंग थिंग को ऐसा पेश किया जाता है कि वो लिविंग थिंग्स हैं। तो आइए वो देखते हैं। द डैफोडिल्स
दैट द पोइट सा वर मूविंग बिकॉज ऑफ द विंड, वेयर एज द पोइट मैंशन देम एज दे वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग। जो डैफोडिल्स उन्होंने देखे जो हिल रहे थे, मूव कर रहे थे, वो हवा की वजह से मूव कर रहे थे, लेकिन पोइट ने, कवि ने उन्हें जो है फ्लटरिंग करता हुआ और डांसिंग करता हुआ मेंशन किया है पोएम में, उनको एट्रीब्यूट किया एज अ लिविंग थिंग। द पोइट सेज दैट द डैफोडिल्स वर लुकिंग लाइक स्टार्स दैट वर शाइनिंग एंड ट्विंकलिंग। तो कवि कहता है कि जो डैफोडिल्स हैं वो तारों की तरह दिख रहे होते हैं, कि दिखे उसको कि जो शाइन कर रहे थे और ट्विंकल कर रहे होते हैं। कवि को डैफोडिल्स जो हैं वो सितारों की मानिंद दिखे कि जो सितारे क्या कर रहे होते हैं, शाइन कर रहे होते हैं और ट्विंकल कर रहे होते हैं, जिस तरीके से स्टार्स। दे वर अ लॉट इन नंबर दैट ही सा एट वन ग्लिम्स। उन्होंने कहा, पोइट कहता है कि जो फूल, जो डैफोडिल्स उन्होंने देखे वो बहुत तादाद में थे जो उन्होंने एक नज़र में देखे। अगेन ही यूज्ड पर्सोनिफिकेशन, उन्होंने फिर से पर्सोनिफिकेशन जो है वो उसका इस्तेमाल किया। एंड सेज दैट दे वर, और कहा कि वो टॉसिंग देयर हेड इन स्प्राइटली डांस, कि वो अपने सर जो है वो हिला रहे थे, यानी कि डैफोडिल्स। द पोइट रिकॉल्स दैट साइट and says that the waves of water within the lake were also sparkling and dancing with pleasure। वो उस सीन को याद करता है, उस मंज़र को याद करता है और कहता है कि जो उस लेक के अंदर पानी था, उसकी जो लहरें थी वो भी स्पार्कल कर रही थी और डांस कर रही थी खुशी से, विद प्लेजर। दैट साइट फैसिनेटेड एंड डिलाइटेड द पोइट एंड लेफ्ट एन एवरलास्टिंग लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिम। ये जो मंज़र था इसने कवि को, पोइट को बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया और खुश कर दिया, और एक ना ख़त्म होने वाला, ना मिटने वाला निशान और एक याद जो है उसके जहन पर छोड़ दी। वेन एवर ही फेल्ट लोनलीनेस, रेस्टलेसनेस और बोर्ड। अब जब भी पोइट जो है अकेलापन महसूस करता या थका हुआ महसूस करता या फिर वो जो है बोर हो जाता, तो वो क्या करता, ही यूज्ड टू मेमोराइज दोज ब्यूटीफुल डैफोडिल्स। वो उन खूबसूरत डैफोडिल्स को फिर से अपने माइंड में रिमाइंड करता, मेमोराइज करता, याद करता। दैट सीन केम इन टू हिज इमेजिनेशन एंड बिकेम अ सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर। और जब भी वो मंज़र उसकी निगाहों के सामने आता तो ये उसके लिए एक खुशी का बाइस बनता, उसको खुशी पहुंचाता। इन दिस पोएम द पोइट यूज्ड फिगरेटिव लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेड नेचर। उसने जो है फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है और कुदरत को जो है पेश किया है। किस तरीके से, कि उसने फील्ड्स की बात की, क्लाउड बादलों की बात की, हिल्स पहाड़ियों की बात की, ब्रीज़ की बात की जो हवाएं चलती हैं, और लेक्स की, डैफोडिल्स की, स्टार्स की, और जो ट्रीज़ थे, इन सब चीज़ों की उसने एक आर्टिस्टिक मैनर में बात की, एक बहुत ही खूबसूरत हुनर के साथ और कला के साथ इन तमाम कुदरत की चीज़ों को पेश किया है, क्योंकि वो ख़ुद भी एक नेचर का शायर माना जाता है। ये थी समरी कंप्लीट जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम द डैफोडिल्स की। थैंक्स।